Friends, I really feel honored to introduce such a distinguished person today. आप डॉक्टर श्वेतांबरा साबरवाल है, मुंबई से है. A smile is a consequence of a thought. Think it if you want it. ऐसे प्यारे कोटेशन देने वाली साबरवाल मैम, आप साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है. आपने पिछले 16 सालों में साइकोलॉजी को पढ़ाया है, साइकोलॉजी को जिया भी है. आपने साइकोलॉजी में बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल की है. दोनों में आप टॉपर थी. आप नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर भी थी. आप हिंदुजा हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ी है. मीठीबाई कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को पढ़ाया भी है. आप इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में वीकली कॉलम्स भी लिखती है. पेशेंट्स को बहुत सारी जगह जाके ट्रीटमेंट करने में दिक्कत होती है, इसीलिए एक ही छत के नीचे ट्रीटमेंट देने के हिसाब से उन्होंने माइंडक्राफ्ट नाम की एक संस्था, ISO सर्टिफाइड संस्था स्थापित किया है, जहां पर आपको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पीच एजुकेशन, करियर काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ऐसे होम्योपैथी, ऐसी सभी सेवाएं उपलब्ध होती है. आपने दंपतियों के रिश्ते सुधारने हेतु भारत का पहला नाइट क्रेचे फॉर चिल्ड्रन शुरू किया है. आपका यह प्रकल्प CNBC और फ्रेंच चैनल पर दुनिया भर में प्रसारित भी किया गया है. मेंटल हेल्थ पर आपने रेडियो शोज भी बहुत सारे किए हैं. कोविड-19 के चलते आपने लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही आने वाले प्रॉब्लम्स को भांप लिया था और अपने आप को हर किसी के लिए 24/7 फोन काउंसलिंग के लिए अवेलेबल करा दिया था. लॉकडाउन में आपने फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग से करीब 300 से ज्यादा पेशेंट्स को, जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स भी थे, उनकी मदद की है. आपके द्वारा अर्जित पैसा सेंट कैथरीन स्कूल, माउंट मेरी, बांद्रा के बच्चों के लिए जाता है. कोविड-19 पेशेंट्स के लिए आप 24/7 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उपलब्ध है. एंजाइटी, बच्चों के प्रॉब्लम से जुड़े विषयों पर मदद करने हेतु आपने वेबिनार्स बहुत सारे आयोजित किए हैं. आपकी शिक्षा और अनुभव का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप आर्टिकल्स, कॉलम्स और सोशल मीडिया का बहुत सारा उपयोग करती है. आप 2 बच्चों की माता है. 2017 में आपकी एक बेटी का जन्म हुआ जिसे सिग्निफिकेंट एलर्जी थी. उसको बिना एलर्जी का खाना देने उपलब्ध आपने बिना पेस्टिसाइड का अनाज और सब्जियां उगाना शुरू किया और वही अनाज और सब्जियां उन्होंने अनाथ आश्रम में भी देना शुरू किया है. आप खुद निसर्ग प्रेमी है, निसर्ग के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहती है. कोविड-19 के पृष्ठभूमि में आपने आसपास के देहातों में अनाज, सब्जियां और फल भेजकर अपना सामाजिक दायित्व पूरी तरह निभाया है. पिछले 5 वर्षों में आपने कुंदन वैली, खपोली, जहां पे आपका फार्म है, वहां पे 7,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं. ये आपका फार्म सेल्फ सस्टेनिंग है, इको फ्रेंडली है, पेस्टिसाइड फ्री है, ग्रीन जोन है और आपको इससे काफी लगाव भी है. रोटरी का आपका कनेक्शन मैम, जो मैं पता कर पाया हूँ, आपका जो माइंडक्राफ्ट बोलकर जो सेंटर है वो राजेश खन्ना गार्डन है, जो कि रोटरी गार्डन के नाम से, रोटरी पार्क के नाम से भी जाना जाता है. वहां पे आपका माइंडक्राफ्ट का ऑफिस है, जो पता कर हमें बहुत खुशी हुई है. I present to you Dr. Shwetambara Sabarwal. We are honored to host you, ma'am, although on Zoom, but we are honored to host you. Please, ma'am. Thank you very much for such a lovely introduction. Just give me 1 second before I get my bearings right with sharing my screen. I will do a quick test and I will take it from there. Yes. Thank you very much. That was a very warm welcome. This entire Rotary family का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे मिस रीटा को भी सुन रही थी, आप सबकी आपस में बातें सुन रही थी. It felt like a family. और इस फैमिली में फैमिलीज इन कोविड टाइम्स डिस्कस करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, इस ग्रुप में वेलकम करने के लिए थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट वांट टू पुट अ क्विक वर्ड. जो शुरू में आपने एक वीडियो प्ले किया था अनिरुद्ध और आपकी टीम ने, आई थिंक इट वाज अ रियली पॉजिटिव स्टार्ट एंड इट वाज रियली हैट्स ऑफ फॉर यू नो ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग. वो देख के मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि ऐसे टाइम में भी आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू टू कोप विद एनी काइंड ऑफ क्राइसिस. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. मैंने ये भी नोटिस किया कि एक फॉर्मल प्रोटोकॉल था आप सबका थैंक यू बोलने का. मिस रीटा का इतना ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग यू नो थैंक यू फॉर हैविंग मी, वेलकम दिस वन, वेलकम दैट वन.
मैं ज्यादा किसी को भी नहीं जानती, पर हाथ जोड़ के आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेंटल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस दी है और इतना समय निकाला है कि हम इस बारे में बात कर सकें और कुछ एक दूसरे से सीख सकें. In the interest of time, I will quickly start my presentation. जब भी हम just one second. There you go. Can everybody see my screen? Are you able to see my presentation? Yes. Yes. Okay. All right. One second. There we go. So, बेसिकली हम जब भी किसी परिवार की बात करें, मैं आपसे परिवार कहूँ तो हम सबके माइंड में एक टेम्पलेट होता है, एक इमेजिनेशन होती है जिसमें हम देखते हैं खुशहाल एक परिवार है, साथ बैठा है, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, हमारी आपस में बॉन्डिंग होती है. उन फोटोग्राफ्स में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती है और जनरली एक बहुत खुशी का माहौल होता है. तो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हमारा जो एक मेंटल टेम्पलेट होता है फैमिली का, कुछ ऐसा होता है और जो रियलिटी होती है वो उससे काफी अलग है. मैं चाहूंगी कि आप देखें कि जो प्रीवियस पिक्चर्स थी उसमें फैमिली मेंबर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे थे और ये कोविड-19 से पहले ही कुछ ऐसा दौर आ गया था जिसमें हमारी प्रायोरिटीज बदल गई थी, कम्युनिकेशन बहुत इम्पैक्ट हो गया था. इसका एक बहुत बड़ा कारण था गैजेट्स, जो हम रेगुलर काउंसलिंग में पेरेंट्स को, बच्चों को, जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स, प्री एडल्ट्स, उन्हें बहुत डिस्करेज करने की कोशिश करते थे. टीवी, फोन, गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग एक तरीके से हमारा एक नया फैमिली मेंबर बन चुका था और हमारी अटेंशन काफी हद तक इन गैजेट्स पर रहती थी. इसकी वजह से फैमिलीज को काफी नुकसान हुआ और कोविड से कहीं पहले हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस को डील करने की कोशिश कर रहे थे. इनमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है पुअर कम्युनिकेशन. फैमिली में आपस में एक दूसरे से संवाद, एक दूसरे से संपर्क काफी इफेक्ट हो गया था, काफी कम हो गया था. लोगों को काफी परिवार में रहने के बावजूद लोनलीनेस एक्सपीरियंस होती थी. एक दूसरे के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे. यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इस वर्ड को ही हम क्वालिटी टाइम कहते हैं, क्वांटिटी टाइम नहीं कहते. वो इसीलिए कि इसमें आप कितना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं ये जरूरी नहीं है, पर वो किस तरीके से आप समय, कम से कम समय भी हो, 10 मिनट भी हो, पर आप वो किस तरीके से बिताते हैं वो जरूरी था. परिवार में छोटी मोटी टूटन अनबन और कभी कभी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे और इनकी वजह से काफी इमोशनल प्रॉब्लम्स परिवारों में हम लोग देखते थे और उनको काउंसिल करने की कोशिश करते थे. एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जिन फैमिलीज में एक दूसरे को प्रॉपर्ली अटेंशन नहीं दी जाती, एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, उसमें देखा गया था कि बच्चों की जिसे कहते हैं आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी बहुत इम्पैक्ट करती थी. और इन सभी से एक रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस होता है कि फैमिली में ही एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद डिस्कनेक्टेड फील करना. हम टेबल पे बैठकर खाना खाते वक्त एक दूसरे से कोई संवाद नहीं करना,
सब बच्चे अपने फोन में लगे रहे, पेरेंट्स भी अपने फोन में लगे रहे। एक तरीके का वेव चालू था जिसमें बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, जॉइंट फैमिलीज, अंकल्स, आंट्स, पेरेंट्स आपस में क्वालिटी कॉन्वर्सेशन, क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। तो ये तो थी रियलिटी कोविड से पहले की, जहां हम ऑलरेडी, जैसा कि मिस रीटा ने भी कहा कि डिप्रेशन, एंजाइटी, काफी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स कोविड से पहले भी हमें ग्रस्त किए हुए थी। आज हम कोविड 19 की वजह से कुछ ज्यादा ही बेहाल हो गए हैं, और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक तरीके से कोविड 19 ने हमारे परिवारों की नींव हिला दी है। आज देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा हेल्थ स्केयर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे परिवारजनों के लिए हमें सहन करना पड़ रहा है। काफी लोगों को जब काम पे जाना पड़ता है तो वे भी डरते हैं, उनके परिवारजन भी डरते हैं। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उन्हें भी अलग अलग तरीके का स्ट्रेस, कभी गैजेट को लेकर, कभी नेटवर्क को लेकर, कभी प्रिवेसी को लेकर, कभी बच्चे इन एंड आउट। अभी मैं भी काउंसलिंग करती हूँ तो बहुत मुश्किल आती है कि कभी बच्चों को ऑनलाइन लॉग इन करना है, कभी क्लास में लॉग इन करना है, कभी नेटवर्क पुअर है। बच्चे भी घर में ही हैं, आवाज भी होती है, खेलना भी मांगते हैं, आपकी अटेंशन भी मांगते हैं। फाइनेंसेस की भी एक बहुत बड़ी परेशानी हम सभी को है। एक तरीके से देखा जाए तो हम सब एक कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में हैं, और हमारे हाथों में अभी इस समय कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है लैक ऑफ कंट्रोल। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने, हमारी हेल्थ हमारी कंट्रोल में रहे, हमारा जॉब, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे बॉस हमसे खुश रहे, हमारे कलीग्स, हमारे जूनियर्स हमसे खुश रहे। एक तरीके से हम चाहते हैं कि हमें एक सर्टेनिटी, गारंटी, एक तरीके की ब्लेसिंग दी जाए कि बस हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये एक डिमांड हम और रखते हैं हमारे फ्यूचर, हमारी लाइफ में, कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो और हम ज्यादा करके चीजें कंट्रोल कर पाए। हमें एक ये बहुत ही कड़वा सच अभी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हमारे हाथों में अभी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आसपास देखा जाए तो सभी कुछ केओटिक लग रहा है, बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल एम्बिगुअस है। हम वैक्सीन के लिए पूछे तो उसके लिए हमारे पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं, बच्चे स्कूल कब जाएंगे उसके लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं, हम काम पर कब बेफिक्र जा पाएंगे उसके लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में आज अन्य तरीके के, विभिन्न तरीके के चेंज हमें सहन करने पड़ रहे हैं। जैसे कि ये सेमिनार आज हम जहाँ एक दूसरे के साथ एक आमने सामने बैठकर बात कर पाते थे, इंटरैक्ट कर पाते थे, एक दूसरे से सीख पाते थे, बातें कर पाते थे, आज हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है। हम काउंसलर्स और मिस रीटा भी एग्री करेंगी कि हम लोग 1-on-1 मीटिंग में कितनी सिग्निफिकेंस रखते थे, और हमें भी क्विकली अडेप्ट करना पड़ा है। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं क्रिटिकल सपोर्ट देने के लिए। तो काफी चेंजेस हमें अभी चेंजेस से हमें अडेप्ट करना पड़ रहा है। मल्टीपल प्रिकॉशंस हैं, हाथ धोइए, सब्जी धोइए, फ्रूट धोइए, ये मत करिए, वो मत करिए, बाहर मत जाइए, फ्रेंड से मत मिलिए। तो ये जो एक इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन रूटीन है, उससे भी हमें बहुत तरीके के एडिशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सो इन एडिशन टू जो मैंने पहले बोला, जैसे पुअर कम्युनिकेशन, लेस क्वालिटी टाइम, जहां हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाना या डिस्कनेक्ट बढ़ जाना, एक जो एडिशनल बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हमारी लाइफ में ऐड हुआ है वो है हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस।
अब जहां तक स्ट्रेस का सवाल है, मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहा करती थी कि स्ट्रेस कुछ हद तक हमारे लिए अच्छा है। जब बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं, थोड़ा बहुत कंसर्न्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो वो एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेस थी और कंसर्न थी, तो मैंने उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाया, थोड़ा होमवर्क किया। आप लोग इसके लिए थोड़े से स्ट्रेस थे, तो आप समय से आकर, मतलब मैंने ऐसा ग्रुप कभी नहीं देखा जो इतने टाइम से इतना पंक्चुअली साइन इन, मैंने बहुत अभी हर वीकेंड वेबिनार्स होते हैं, पर इतना पंक्चुअलिटी, आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। तो ये चीज कहाँ से आई? ये इट केम फ्रॉम adaptive stress. It came from concern about what you are going to learn, and that is good stress. यही स्ट्रेस हमें सरवाइव करने की ताकत देता है। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जब हमें हमारी जान बचानी पड़ती थी बीस्ट से या टाइगर से या बड़े बड़े मैमथ से, तब हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता था, उसी की वजह से हम एक्सट्रीमली फास्ट भाग पाते थे, छुप पाते थे, पेड़ों पे चढ़ पाते थे, और कई बार ग्रुप्स में कंस्पायर करके उनको हंट डाउन भी कर पाते थे। तो एवोल्यूशनरी थियरीज टेल अस दैट स्ट्रेस हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस सर्वाइव for these many years. So we have to give credit to good stress, adaptive stress. ये जो stress होता था, ये होता था short term stress. अब हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के इफेक्ट्स को समझना पड़ेगा। अब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ पिछले 6 महीने से ही नहीं, काफी कुछ वर्षों से हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स एक तरीके से घर कर गए हैं। जहां पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स के, जैसे कोर्टिसोल, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन के, अब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में एलिवेटेड रहते हैं, और उनकी वजह से हमें काफी नुकसान और डैमेजेस हो रहे हैं। स्पेशली द मोस्ट potent, the most significant one right now is that it cuts down our immunity. So right now stress is not really something that we need. तो अब इस स्ट्रेस का हमें क्या करना चाहिए, and how it has impacted us, I would like to quickly move on to that. जहां तक फैमिलीज का सवाल है, स्ट्रेस हैज इम्पैक्टेड सेवरल रिलेशनशिप्स। कई तरीके की फैमिलीज में रिलेशनशिप्स होती हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है। द फर्स्ट वन I'd like to talk about is couples. कपल्स में एक तरीके का एग्जॉशन, एक तरीके का एंजाइटी, एक तरीके का फियर अपने बच्चों के लिए, आपस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाना। जहां हम बैठकर आमने सामने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते थे, हम दोनों अगर इंडिविजुअल्स, फैमिली के इंडिविजुअल्स हाईली स्ट्रेस्ड रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, हम लोग वो प्रॉब्लम्स पीसफुली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कपल कॉन्फ्लिक्ट्स से डायरेक्टली रिलेटेड है चिल्ड्रन की हेल्थ। बच्चों का रूटीन बदल गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, क्लासेस नहीं कर पा रहे, सबसे जरूरी चीज खेल कूद नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से उन पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। मेरे हिसाब से जहां एक तरफ उन्हें पेरेंट्स के साथ समय मिला है, जो कुछ हम काउंसलिंग में देखते हैं, कुछ बच्चे जो विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके घरों में, तो ये चिंताजनक है कि बच्चे कुछ हद तक डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस भी देख रहे हैं। Then I'd like to come to elderly. जब ये कोविड-19 पैंडेमिक का आउटब्रेक हुआ, मीडिया ने इसे कवर करना चालू किया, तो बहुत ओपनली ये डिक्लेयर किया गया कि एल्डरली बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है। आज हमें पता है कि बहुत दूसरी भी अन्य पॉपुलेशंस हैं जो इससे उतनी वल्नरेबल हैं, पर एल्डरली में ऐसी न्यूज कवरेज की वजह से इनिशियली हमने बहुत पैनिक अटैक्स, काफी एंजाइटी डिसऑर्डर्स,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर ये देखा। एल्डरली आइसोलेशन से भी जूझ रहे हैं, काफी एल्डर्स अपने आप अकेले रहते हैं। वो वीकेंड पे लुक फॉरवर्ड करते थे कि अपने बच्चों को मिलेंगे, अपने ग्रैंड बच्चों को मिलेंगे। उनका एक रूटीन रहता था, कभी लाफिंग क्लब, कभी योगा, ये सब कुछ अभी स्टैंड स्टिल पे है। तो एल्डरली की जो साइकोलॉजिकल अभी कंडीशन है इस पॉपुलेशन की, वो भी चिंताजनक है। And quickly, I'd like to, summarize. Joint families are also seeing a lot of conflicts, जहाँ पर इतने लोग साथ में रहते हैं और इतने लोगों का अपना स्ट्रेस लेवल है, बच्चे भी घर में हैं, मदर का तरीका अलग है, सास का तरीका अलग है, फादर इन लॉ कुछ और चाहते हैं, चाची कुछ और चाहती हैं। तो अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े अभी हम लोग हमारे काउंसलिंग सेशंस में हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो थोड़े स्मूथ आउट हो, सेटल डाउन हो। एंड ऑफ कोर्स ब्रोकन फैमिलीज हैव टेकन अ वेरी हार्ड हिट, जहाँ पे मदर और फादर सेपरेटेड थे, कस्टडी एक के पास थी, दूसरा मिलना चाहता है, नहीं मिल पाता है, या फिर किसी और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सेपरेटेड थे। तो उन फैमिलीज पे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखा जा रहा है। जब हम कोई भी चीज बदलना चाहें, उसके लिए हमें सबसे पहले एक गोल बनाना पड़ता है। बिना गोल के, बिना डेस्टिनेशन के हम किसी जर्नी पे निकलें तो उस जर्नी का मीनिंग ही कुछ नहीं रहता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आज हम फैमिलीज इन कोविड टाइम्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिलीज का जो स्ट्रेस है वो कम हो, फैमिलीज का जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो, और एक जो बॉन्डिंग है वो भी टाइटन हो, तो हमें कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे। उनके लिए मैंने कुछ गोल्स लिस्ट आउट किए हैं। मैं एनकरेज करूंगी कि आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठें और अपने सब्जेक्टिव गोल्स भी इसमें ऐड करें। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली गोल रहना चाहिए, वो है कनेक्ट, जो सिर्फ कोविड टाइम्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ये पिछले कई सालों से कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप टीवी के लिए टीवी की वजह से बोल लीजिए, या गैजेट्स की वजह से, गेमिंग की वजह से, और अब ऑफ कोर्स दूसरे हमारे स्ट्रेस लेवल्स की वजह से, काम में स्ट्रेस आना, फाइनेंसेस में स्ट्रेस आना, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से मल्टीपल लेवल्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। तो एक कनेक्ट को अपना गोल बनाइए, कंपैशन और कमिटमेंट को अपना गोल बनाइए। आई विल गो थ्रू दीज वेरी क्विकली बिकॉज दीज हैव सब्जेक्टिव मीनिंग्स फॉर ईच फैमिली। पर मैं आपको एक विजुअल देना चाहती थी कि एक कोई भी हमें परेशानी से ओवरकम करने के लिए हम इनकरेज करते हैं पेशेंट्स को, जो हमसे काउंसलिंग लेते हैं उन लोगों को, कि एक विजुअल गोल बनाइए और उस गोल की तरफ हम हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करेंगे। ये एक ऐसा टाइम है जब हमारी फैमिली से कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, दैट वी आर कमिटेड टू ईच अदर, दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। करेज की भी इस दौरान करेज के बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली छोटे बच्चों से। अपने लाइफ के उदाहरण दीजिए। हमने हमारी लाइफ में कोविड जैसी तो सिचुएशन नहीं, पर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस डेफिनेटली हैंडल की हैं, काम से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, कभी सुनामी, कभी वॉर, कभी रायट्स। तो उनमें से आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपकी क्या डिफिकल्टीज थी, जहां आप एनेक्डोट शेयर कर सकें, कुछ टूल्स, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर कर सकें, आप जरूर शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ बैठकर, ताकि आपस में फैमिली को कुछ टूल्स और इक्विपमेंट मिले, एम्यूनिशन मिले कि इस सिचुएशन से कैसे साथ में हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी मैंने वहां पे इसलिए डाला है कि कई बार हम हमारी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने परिवारजनों को सफर करते हुए देखते हैं।
कई ऐसे क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आते हैं कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है आज, मेरी वाइफ की आंखों में आंसू क्यों आए, आज मेरे हस्बैंड को हेडेक क्यों हुआ, आज बच्चे कुछ चुप चुप थे। पर हम उन चीजों को महत्व नहीं देते, या हम हमारे कामों में बिजी हो जाते हैं, हमारी फोन कॉल में, हमारी सोशलाइजिंग में बिजी हो जाते हैं, और वो चीजें वहीं के वहीं वैसे की वहीं छूट जाती हैं। तो ये समय ऐसा समय है जहां अगर आप ऐसा कुछ ऑब्जर्व करें तो आप अपने फैमिली मेंबर को अपने पास बिठाइए और उनसे जरूर पूछिए कि ऐसा क्या है जो उन्हें परेशान कर रहा है। ये चीज एक बहुत ही जरूरी टूल है, स्ट्रैटेजी है अभी फैमिली काउंसलिंग में, जहां हम एक दूसरे से अगर पूछेंगे नहीं तो हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूछेंगे तो आपको भी इसका एक सेल्फिश मोटिव भी है, अगर आप पूछ लेंगे तो आपको भी अपनी बात शेयर करने का मोटिव मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा। पर ऑन अ सीरियस नोट, क्यूरियोसिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई भी साइन या सिम्टम अपनी फैमिली में, फैमिली मेंबर में ऑब्जर्व करें तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। जैसा कि मिस रीटा ने भी कहा, इट इज अ टाइम कि हम स्टिग्मा और शेम को पीछे छोड़ें, बायस को पीछे छोड़ें। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा है जिसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, तो वहां पर हमें डेफिनेटली किसी न किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करना चाहिए सपोर्ट के लिए। एंड द लास्ट वन इज केयर। इट गोज विदाउट सेइंग दैट ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमारी फैमिली के लिए हमें अलग अलग तरीके से हम केयर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हम ओवर टाइम हमने बहुत नेग्लेक्ट किया है। हमें बचपन से सिखाया जाता है अतिथि देवो भव। हम बस अब अतिथि को ही और सोशलाइजेशन को ही देव मानने लगे हैं, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भूल गए हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ हमें हमारे परिवार को भी देव मानना पड़ेगा। उनकी भी केयर करिए, उन्हें भी देखिए, उन्हें भी समझने की कोशिश करिए और उनमें टाइम इन्वेस्ट करिए। मूविंग ओवर टू, ये तो हुई बातें अभी फैमिलीज में क्या चल रहा है। अगर हमें ये सिचुएशन को सॉल्व करना है, इस सिचुएशन को बेटर करना है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे। एंड आई थिंक दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्लाइड। यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक स्क्रीनशॉट्स, बिकॉज मैं चाहूंगी कि आप इसके रिमाइंडर्स, इसका प्रिंट आउट लेकर अपने कमरे में, मिरर पे, कबर्ड के अंदर जहां हो सके इसका प्रिंट आउट एक पिन अप करिए, क्योंकि ये चीज आपको एक रिमाइंडर देगी कि आपको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अपनी फैमिली में कैसे इन्वेस्ट करना है। आप क्या क्या ऐसे टूल्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक फैमिली एक यूनिट होती है। अगर उसे एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जाए तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहेगा। हर ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक सेल। फैमिली का बिल्डिंग ब्लॉक या एपिसेंटर अगर मैं कह सकूं तो आप स्वयं खुद को मानिए। फैमिलीज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल्फ। अगर आप स्वयं हेल्दी नहीं रहेंगे, आप अपनी बॉडी और अपने माइंड का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं कि हम हमारी फैमिलीज में अचीव कर पाए। Now, very quickly, even though Miss Rita has covered taking care of body and mind, self में आप ये ध्यान रखिए कि we are made up of our body and mind. Body को healthy रखना, literally it is a matter of remembering it on your fingertips. जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल बच्चे भी जानते हैं, eating healthy, sleeping enough, एक्सरसाइज करना ताकि हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज हो, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, बॉडी ब्रेन में हाइपोक्सिया घटे, हम मेडिटेट करें, और the last one is taking necessary precautions, including supplements, जो भी आपके जनरल फिजिशियंस या आपके डॉक्टर्स, आपके स्पेशलिस्ट आपको रेकमेंड करें। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको ये पांचों चीजें बराबर
इन्वेस्ट करनी है। सब बात करते हैं मेडिटेशन की, सब बात करते हैं योगा की, लाफिंग क्लब की, एक्सरसाइज की। ये समय है ये सब कुछ करने का, आप सब जानते हैं। पर कई बार हम इन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करते और रियलाइज नहीं करते, और ये टाइम है जहां आपको अपने आप को डेली रिमाइंड और मोटिवेट करना है कि इफ आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, if I want my family to be healthy, I also need to take care of my own body. The second thing that we are made up of is of course mind के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसका कोई हमारे पास डायग्राम नहीं है। हम लिवर कैसा दिखता है जानते हैं, हार्ट कहाँ है जानते हैं, स्टमक जानते हैं, पैंक्रियास जानते हैं, पर ये माइंड कौन सी चीज है भाई और कहाँ रहती है हमारी बॉडी में, कहाँ है, ये हम नहीं जानते हैं। दैट बिकम्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइंड। पर माइंड एक ये ऐसी वेग स्पेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन, हार्ट, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इवन गट हेल्थ, जिसे हम शायद देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर यहीं से हमारे हर एक्शन की, हर इमोशन की, जिसे कहते हैं शुरुआत होती है इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। सो आई वांट यू टू सी योर माइंड एज योर थॉट्स, और इसके बारे में मैं एक या दो स्लाइड्स के बाद आपसे बात करूंगी कि हम हमारे माइंड को, हमें हमारे माइंड को हेल्दी रखना है, और वो हम कैसे हेल्दी रखेंगे उसके सिंपल टू डूज मैं आपको दूंगी। The next one that is extremely important is talk and listen. किसी भी कम्युनिकेशन में ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हम टॉकिंग तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी बात रखना बहुत अच्छे से समझते हैं, पर उतनी ही जरूरी चीज होती है लिसन करना। सामने वाला क्या बोल रहा है, उस बात को धैर्यता से सुनना, शांति से सुनना, उस पे ध्यान करना, उस पे मनन करना, ये चीज एक फैमिली के लिए, उसके कम्युनिकेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप बात भी करिए, शेयर भी करिए, पूछिए भी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, पर आप बात को सुनिए भी। कई बार बच्चे हमें हमारी बात रखने ही वाले, अपनी बात रखने ही वाले होते हैं, और हम उनकी बात काट देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें किस चीज की चिंता, या आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसे तो सोचने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। इससे कम्युनिकेशन, इससे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर कोई नहीं है। तो आप जितनी बात अपनी बात रखना पसंद करते हैं, उतनी बात अपने परिवार जनों की सुनिए भी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। The next thing is appreciate, या अपने फैमिली मेंबर्स को उनकी प्रशंसा करना। आप यकीन मानिए कि हम सभी को, आपको, मुझे एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल और अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं, मुझे एक्नॉलेजमेंट या अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर वो कहते भी हैं तो आई सीरियसली डाउट, कहीं ना कहीं वो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो झूठ कह रहे हैं, बट आई वुड से दैट दे आर अनअवेयर। तो अप्रिसिएशन से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। इनफैक्ट हमारी हेल्थ भी बेहतर होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि कितना भी बड़ा झगड़ा हो, और आप ये जरूर ट्राई करिएगा, आई एम नॉट विशिंग कि कोई बड़ा झगड़ा हो, पर चलिए अगर झगड़ा हो जाए तो आप ये जरूर एक्सपेरिमेंट करिए। वहां पे अगर आप रुक के सामने वाले की जरा सी प्रशंसा कर देंगे तो वो झगड़ा वहीं, अगर अरेस्ट नहीं तो कम से कम इंटेंसिटी में तो कम हो ही जाएगा। तो लर्न टू अप्रिशिएट योर फैमिली मेंबर्स। अभी ऐसा एक टाइम है जिसमें फैमिली के लॉट ऑफ women आर वर्किंग वेरी हार्ड, men आर also वर्किंग हार्ड। तो बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, अलग अलग वेज से लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जहां बहाना मिले आप जरूर किसी न किसी वे में उन्हें अप्रिशिएट करिए।
द फोर्थ पॉइंट इज लर्न टुगेदर, कोई ना कोई चीज साथ में सीखने की कोशिश करिए। अगर हो सके तो वंस अ वीक कोई क्लास लेने की कोशिश करिए, ऑनलाइन क्लास, जिससे आप कुछ भी समथिंग सिंपल, चेस सीख सकते हैं, म्यूजिक गिटार सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं। फैमिली में अगर हम कोई चीज ऐसे साथ में सीखने की कोशिश करें तो एक तरीके की बॉन्डिंग होती है, एक तरीके की शेयरिंग होती है, एंड दैट इज हैज बीन through research proved to be extremely healthy for families. This is related to my next point, which is play. मुझे याद है मैं काफी छोटी थी जब नेशन वाइड कर्फ्यू लगा था मंडल कमीशन की वजह से। मेरे दोनों ही पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो हमारी लाइफ में तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आया जिसमें मम्मी पापा हमें घर में देखने को मिलते थे, और हर शाम हम साथ में बैठकर कोई ना कोई गेम खेलते थे। और आप यकीन मानिए कि मेरे बचपन की वो एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी है। हमें काफी डांट भी पड़ती थी, चीटिंग मत करो, हारते हैं तो रोते नहीं हैं, पर कितनी भी डांट खाई हो, कितनी भी पनिशमेंट्स उन दिनों मिली हो, हमें वो टाइम इतना अच्छे से याद है क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स के साथ बैठकर रोज शाम कुछ ना कुछ खेल खेला। Play is our brain's favorite way of learning and favorite way of bonding. It helps us be creative together. पेरेंट्स को एक बहाना मिलता है बच्चों को वैल्यूज बताना, बच्चों को वैल्यूज सिखाना, और इस माध्यम के जरिए हम बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, वो सब आप खेल में देखेंगे कि वो निकल के बाहर आते हैं। The next one is difficult conversations. ये एक चीज है जिस पे मैं जोर देना चाहूंगी। हमारे कल्चर में ये बहुत कॉमनली एक बहुत कॉमन बायस है कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन या कॉन्फ्रंटेशन मीनिंग नेगेटिव कॉन्वर्सेशन या फिर लैक ऑफ लव। जहां बच्चे हमसे डिसएग्री करें, हमें लगता है कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं कर रहे, तो हम इन डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को लेबल करते हैं एज अ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन। और मैं चाहूंगी कि आप अपना माइंड थोड़ा सा ओपन करें डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए, because they do not necessarily mean a lack of love, they do not mean lack of respect. In fact, ये जो शेयरिंग है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ शेयरिंग है। और हम सभी एक तरीके से एक फनी सेइंग है जिसमें कहते हैं कि हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज नेट फैमिली बट इन अनदर सिटी। तो हम सब चाहते हैं कि हमारी बहुत केयरिंग फैमिली हो पर दूर हो, ताकि झगड़े ना हो, कोई डिफिकल्टी ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस चीज से आप उभरे, इस स्टिग्मा से बाहर निकले, बच्चों को भी सिखाएं कि इट इज टोटली फाइन टू गिव योर ओपिनियन, टू डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। आप अपनी बात रख सकते हैं विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक फैमिली की स्ट्रेंथ के लिए कि आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को करना और उनको रियलाइज करना सीखें। The next thing is please be flexible. अपने दृष्टिकोण को नम्र रखना, फ्लेक्सिबल रखना, अपनी सोच को ओपन रखना बहुत जरूरी है। हम में से कुछ एक लोग हैं जो अपोलोजाइज नहीं कर पाते। अगर आप रियलाइज करें कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके फैमिली मेंबर को हर्ट हुआ है, प्लीज ओपन अप योर माइंड एंड प्रैक्टिस सेइंग सॉरी। काफी छोटी मोटी बातें तो वहीं खत्म हो जाती हैं। तो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टूल इन families to be flexible enough to be able to apologize. The next thing is gratitude. अपनी फैमिली को रिमाइंड करिए there are many things that we can be grateful for. एक एक्सरसाइज होती है जो हम रेकमेंड करते हैं काउंसलिंग में, थेरेपी में, कि आप सुबह उठते ही एक ऐसी एक्सरसाइज करिए कि आप अपने आप को रिमाइंड करिए ऐसी 3 चीजों के लिए जिसके लिए आप उस दिन धन्यवाद देंगे, जिनमें भी आप यकीन करते हैं। यही आदत, ये प्रैक्टिस, ये एटिकेट, ये वैल्यू आप अपने बच्चों को दीजिए। आप चाहें तो साथ में मील से पहले या सोने से पहले ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आज ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए हम कलेक्टिवली ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज माइंडफुल वैल्यूज। मैं चाहूंगी कि आप देखें कि ये जो समय हम सबको साथ में मिला है एज अ फैमिली,
हम कई बार पहले कंप्लेन करते थे कि हमें साथ में समय नहीं मिलता, फादर्स बिजी रहते हैं, मदर्स बिजी रहते हैं, बच्चे देखिए स्कूल में बिजी हैं, क्लासेस में बिजी हैं, सब अपने अपने लाइफस्टाइल में बिजी हैं। अब ऐसा कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, टाइम ही टाइम है, हम साथ में ही हैं। ये समय हम कुछ ऐसी माइंडफुल प्रैक्टिसेस और वैल्यूज अपने बच्चों में, अपने फैमिली में इनकलकेट कर सकते हैं, जो उनके लिए लाइफ टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं। उनसे अपने बचपन के एनेक्डोट शेयर करिए, कहानियां शेयर करिए, उन्हें समझाइए। जैसे कुछ करेज की स्टोरीज होती हैं, कितनी इंफॉर्मेशन उनके साथ आपको शेयर करनी है, उन्हें कितनी अवेयरनेस देनी है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करिए। और आप स्वयं कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, वो कुछ वैल्यूज उनके साथ डिस्कस करिए, इवन इफ इट इज एज सिंपल एज ब्रीदिंग। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी ओपन विद आवर चिल्ड्रन एंड से मम्मी को भी, पापा को भी स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होती है। जब मुझे एंजाइटी फील होती है तो मैं आंखें बंद करके 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करती हूँ। एंड ये जो वैल्यूज आप अभी शेयर करेंगे, ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकती हैं। I'm on to my last slide. I'm going to try and rush through this one so that we have time for questions. सबसे जरूरी चीज है, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए और अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें एक रैशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। जहां कि मैंने आपको कुछ ऐसे टूल्स दिए अपनी फैमिली में एम्प्लॉय करने के लिए, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करने के लिए, हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस को रैशनल रखना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को रैशनल रखना पड़ेगा। ना व्हाट इज अ रैशनल अप्रोच टू गो थ्रू दिस टाइम? One of the most important thing is start with self, and I'd like to add over here, end with self. आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करिए। कई बार फैमिलीज में तकलीफ इसलिए आती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला करे, दूसरा करे, बच्चे ये करें, ग्रैंड पेरेंट्स ये करें। आप ये समझ, the most rational thing is what is in your hands you can do, other than trying to change someone else, try and change your own perspective. आप कैसे इस डिफिकल्ट सिचुएशन को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इजी बना सकते हैं? yes we can desire, yes we can try, yes we can be concerned, but we will not demand. Please understand the difference between desire and demand. हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रख सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रैशनैलिटी। तो आप जब अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करें, प्लीज बाय ऑल मीन्स ऑल हैंड्स ऑन डेक, जरूर कोशिश करिए कि सभी लोग इसमें कोऑपरेट करें, पर ये एक्सपेक्टेशन रखना इज इरैशनल इसलिए क्योंकि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या करते हैं, वो आपके हैंड्स में नहीं है। तो आप इस पे फोकस करिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन को सबके लिए कैसे इजी बना सकते हैं। द सेकंड रैशनल अप्रोच इज आप प्रेजेंट पे फोकस करिए। कई बार फैमिलीज में डिफिकल्टी आती है क्योंकि हम पास्ट झगड़े को नहीं भूल पाते या हम फ्यूचर एंजाइटी को ओवरलुक नहीं कर पाते। कल इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, 2 साल पहले उसने मुझे ऐसे बोला था, आज सुबह नाश्ता खराब बना था इसलिए अब मेरा मूड खराब है। पास्ट को आप तुरंत जितना जल्दी ड्रॉप करेंगे और प्रेजेंट में फोकस करेंगे, उतना ही आप इजीली इस स्ट्रेस से फाइट कर पाएंगे। फ्यूचर के बारे में जब भी आप सोचेंगे, आपके मन में जो रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंट इमोशन आएगा वो है या तो एंजाइटी या फियर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप ये इस चीज से अवेयर रहें कि एक बहुत बड़ी ताकत है हम में प्रेजेंट पे फोकस करने की। तो पास्ट को अलग छोड़िए, फ्यूचर को अलग छोड़िए, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। पंडित जी कितना भी बोले कि भाई सितंबर से कोविड चला जाएगा, या फिर आने वाला समय खराब है, या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी फैमिली भी पंडितों में खूब विश्वास करती है, तो प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट मीन टू बी sarcastic, पर हम वी आर नॉट मेंट टू नो फ्यूचर, वी आर नॉट मेंट टू बी कंट्रोल फ्यूचर।
हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या मैनेज कर सकते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट। तो आप अपना सारा ध्यान अपने प्रेजेंट में लगाइए। आप ये ट्राई करिए, जब आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, आप पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में सोचना अगर बंद करेंगे और उन पे प्रेजेंट वो जो कह रहे हैं उस पे फोकस करेंगे, तो आपका इंटरैक्शन, आपका बॉन्ड, आपकी लेवल ऑफ शेयरिंग, आपका कम्युनिकेशन, द एक्सपीरियंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। And the last thing that I want to say here is that rational thoughts will lead to rational emotions. And some of this, this significant point has also been covered by Ms. Rita here, but I'd like to reiterate, because it is that significant, कि हमारी सोच हर जगह भागती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम 60,000 थॉट्स एक दिन में सोच लेते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी, आप जब से आपने इस वेबिनार को अटेंड करना चालू किया, आप सोचिए आप कितने थॉट्स में कहाँ घूम फिर के आ चुके हैं। विजुअली अपने थॉट्स में इधर उधर बड़े बड़े प्लान्स भी बना के आ चुके होंगे। पर व्हाट यू आर डूइंग इज नाउ यू आर कमिंग बैक एंड यू आर फोकसिंग एंड यू आर सेइंग नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन दिस। तो ये एक रैशनैलिटी है और पावर है फोकसिंग ऑन प्रेजेंट। जब भी हम एक रैशनल थॉट लेंगे, हमारा इमोशन ज्यादा करके रैशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड को लेकर कई लोगों को फियर, पैनिक और जीएडी जैसे अलग अलग तरीके के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हुए हैं। ये डिसऑर्डर्स इसीलिए हुए हैं, या ये अनहेल्दी या इरैशनल मैनिफेस्टेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थॉट इरैशनल हो गया कि जब अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये इरैशनल क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर थिंकिंग है, ये मेरे हाथ में नहीं है। रैशनैलिटी मतलब आप इस समय के बारे में सोचिए, आप जो कर सकते हैं। मैं अपने प्रिकॉशंस ले रही हूँ, मैं अपने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे, रैशनल थिंकिंग पे फोकस कर रही हूँ। तो ये हुए रैशनल थॉट्स, और इन रैशनल थॉट्स से हमें रैशनल इमोशंस एक्सपीरियंस होंगे और हमारा बिहेवियर रैशनल रहेगा। अनदर क्विक लास्ट एग्जांपल दैट आईड लाइक टू गिव यू, हम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कई बार उन्हें ब्लैकआउट हो जाता है, एंजाइटी अटैक हो जाता है और वो एग्जाम के लिए जा ही नहीं पाते। ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल थिंकिंग। मैं फेल हो गया तो मैं एग्जाम में सब भूल जाऊंगा, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल थिंकिंग बिकॉज फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड्स। आपको अभी पता ही नहीं है कि पेपर में क्या है, आपने अभी पेपर देखा ही नहीं है, आप अभी तक गए नहीं हैं। और इस इरैशनल थिंकिंग की वजह से हमारी इरैशनल इमोशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा इरैशनल बिहेवियर रहता है या अनहेल्दी बिहेवियर हो जाता है, हम एग्जाम के लिए जा ही नहीं पाते। इसीलिए हम फोकस करेंगे कि हमारी थिंकिंग रैशनल रहे, इस मोमेंट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड रहे, सेल्फ से रिलेटेड रहे, हेल्दी रहे। इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? पढ़ाई कर सकती हूँ, पढ़ाई करूंगी तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे और मैं एग्जाम अच्छे से लिख पाऊंगी। तो ये चीज सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, रैशनल थिंकिंग, रैशनल अप्रोच। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू end my presentation with a few positive words जो अभी इस टाइम में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन्हें याद रखें, हम इन्हें एक तरीके से रट लें, हम इन्हें हमारी फैमिली के साथ शेयर करें और फैमिली को अप्लाई करें। हर फैमिली मेंबर के साथ आप एक्सेप्टेंस ट्राई करिए, एक्सेप्टेंस को इनकलकेट करिए, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, अडेप्ट करने की कोशिश करिए। ये जो नयापन है हमारी लाइफ में, ये सभी के लिए है, सिर्फ एक जन के लिए नहीं है। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अडेप्ट करने की कोशिश में हैं। अपनी फैमिली को बिल्ड करिए, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स के प्रेशर में वो ब्रेक होए, उसके बजाय आप उसे बिल्ड करने की कोशिश करिए। और ये जो इतना कठिन, डिफिकल्ट समय है, उससे आप सिर्फ उभरने के लिए ही नहीं, ग्रो करने की भी कोशिश करिए। जैसा कि there's a famous saying कि हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है। तो ये जो कठिन समय है, I would really encourage you to focus on growth, और आप ऐसी
अपनी फैमिली के साथ ग्रो कर पाए. दैट इज माय होप एंड प्रेयर एंड वेल wishes for you. With that, I'd like to say thank you. I have put my contact details if you would like to get in touch with me. I can also share my details with Anirudh, and I will be happy to help and explain anything further. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Shwetamra ma'am. That was a wonderful speech and that was a wonderful enlightenment to all of us. And probably इस time पे जहाँ पर families during COVID times जो एक बहुत ही important topic है वो आपने cover किया और सबको enlighten किया और आशा है कि definitely it will help us all. Thank you so much. Next, moving on to the question answer sessions. If किसी को भी अपने कोई questions हैं तो कृपया please chat box में रखें. We'll try and sort it out. जहाँ पर डॉक्टर रीटा मैम, डॉक्टर श्वेताम्रा मैम दोनों कोशिश करेंगे उसको आंसर देने की. You can also unmute if anyone. Anirudh, can I ask something? Yeah, Bhaiya, I think we have just got the questions. How to overcome thinking and fear? Rita ma'am, I think that's a very good. Yeah, I can talk about that. Not a problem. देखिए, fear एक बहुत normal emotion है. हमें चीजों से काफी चीजों से डर लगता है. ये एक तो ये अनसर्टेनिटी जो कोविड की है उससे डर लगता है क्योंकि कुछ हमें दिख नहीं रहा है, हम कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं. तो फियर एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन फियर्स को क्योंकि ये बहुत नेगेटिव इमोशन है और ये हमको डैमेज करता है, इसको कंट्रोल में रखने का बहुत अच्छे जो मैंने आपको 4 मेथड्स दिए उसमें से आप 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, चारों मेथड, जैसे एक मैंने दिया था रिलैक्सेशन फॉर पॉजिटिविटी एंड पीस ऑफ माइंड. रिलैक्सेशन करना, नहीं तो एक्सरसाइज करना या दोनों करना. दूसरा है पॉजिटिव इमोशंस को समझ के कि मुझे किस चीज का डर लग रहा है, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट योर नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव. और ओवर थिंकिंग, अब 60,000 विचार तो वैसे ही आपका ब्रेन थ्रो अप कर रहा है, तो ओवर थिंकिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस थिंकिंग को सॉर्ट आउट करके कि मुझे अब एक्शन में जब आप आते हैं. एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उन्होंने एक्शन में आना चाहिए, तो आपकी थिंकिंग बंद हो जाएगी. जब आप थकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घर का काम करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, तो आपकी थिंकिंग बंद हो जाएगी अपने आप. जो लोग थिंकिंग ज्यादा करते हैं वो एक्शन करेंगे, जो लोग एक्शन ज्यादा करते हैं थोड़ा सा थिंकिंग भी करेंगे. उसको बैलेंस करिए लाइफ, अपने लाइफ को. Next question, ma'am, we have from our protractor, Devesh Paladiwal. How to cope up with exam pressure? हाँ, मैंने कल ही एक स्कूल एड्रेस किया था रोटरी क्लब की तरफ से ऑन एग्जाम स्ट्रेस. तो अगर वो चाहते हैं तो हम उनके लिए प्रोग्राम कर देंगे. टेल देम टू गेट इन टच विथ मी. मैं सभी अपने रोटेरियन परिवार को ये कहना चाहूंगी कि हमने रोटरी एक्शन ग्रुप मेंटल हेल्थ जो शुरू किया उसमें कम से कम 20 क्लब ज्वाइन हो गए. अगर आपका क्लब भी ज्वाइन होना चाहता है तो आप मुझे एक फोन कर दें या मैसेज भेज दें और हम उस पर शुरू हो सकते हैं, जिसके तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं. आपको हेल्प हो सकता है उसमें, इंट्रैक्टर्स को, रोट्रैक्टर्स को, आपको खुद को, हाउसवाइफ्स को, जो भी चाहें उसमें प्रोग्राम्स कर सकते हैं. Definitely, ma'am. Next question, ma'am, है what does it mean of end the stigma? स्टिग्मा होता है, देखिए हम जिस चीज पे हम एक लांछन लगाते हैं या धब्बा मानते हैं तो हम उसके बारे में बोलते नहीं है, खुल के छुपाते हैं, हम उस पर पर्दा डालते हैं. बच्चे को डिप्रेशन है, खुद को डिप्रेशन है, तो हम बोलते नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसको हम छुपाते हैं. मैं एक बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत फकर से जाते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट चल रही है मेरी. तो ऐसा क्यों? अगर हम इसको बहुत नॉर्मली, एक तो हमने इसके बारे में एक बहुत ही साधारण वे से चर्चा करनी चाहिए कि स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है. जैसे अभी आप
क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ओवर थिंकिंग हो रही है, फियर हो रहा है, तो ठीक है ना, इसमें शर्म की क्या बात है? एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है ये, मुझे भी आता है। आपको लगेगा कि साइकोलॉजिस्ट फियर में नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और साइकोलॉजिस्ट को स्ट्रेस नहीं आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे एक कार्डियक सर्जन है, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये तो हम, मन है, शरीर है, कुछ ना कुछ रोग तो लगता ही रहेगा, लेकिन उसको संभालना है, बैलेंस करना है। वो उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपका ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, अभय भैया आपके क्वेश्चंस। अनम्यूट प्लीज अनम्यूट। मेरा एक क्वेश्चन रीता मैम से है और एक श्वेता मैम से है। पहले मैं रीता मैम से पूछता हूँ। मैम, आपने जैसे बोला बिगेस्ट वेल्थ इज मेंटल हेल्थ, जैसे हम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करने का सजेशन देते हैं, तो वैसा हम कुछ मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं क्या ऑन रेगुलर बेसिस? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसको हम मेंटल हाइजीन बोलते हैं। मेंटल हाइजीन देखिए, हमारे, अगर आप पुराने संस्कार और पुरानी संस्कृति में जाएंगे तो प्रेयर्स करना, खाने से पहले प्रेयर बोलना, मेडिटेट करना, ये सारे बड़े अच्छे रिचुअल्स हुआ करते थे। अभी हम भागते दौड़ते, एक हाथ में सैंडविच लिया, रोटी लपेटी, भागते दौड़ते, इधर टेलीफोन चल रहा है, उधर टीवी चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं, तो क्या हेल्थ की क्या बात करें? माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, स्प्लिट हो गया है। उधर टीवी चल रहा है, उधर टेक्नोलॉजी, उधर बीवी बोल रही है, उधर खाना खा रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, उधर कंप्यूटर पे, उधर फोन कर रहे हैं, तो कैसे मेंटल हेल्थ होगा आपका? तो एक आपने जो प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छा। मेंटल हाइजीन होता है कि सुबह उठ के कुछ पॉजिटिव विचार अपने मन में डालना है। एक तो आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर, जो श्वेता जी ने बोला, श्वेतांबरा जी ने बोला कि ग्रैटिट्यूड यानी थैंक्स गिविंग करना ईश्वर का, अपने पेरेंट्स का, इस यूनिवर्स का, और थैंक यू बोलना कि मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ और जीवित हूँ, इतना काफी है क्या? आज के लिए तो इतना काफी है कि मैं जीवित हूँ। तो वो थैंक यू बोलना और अपने मन की पूरी सफाई करना, तो पॉजिटिव विचार भरना और पॉजिटिव इमोशंस भरना, ये दो चीज भी आप करेंगे, तीन चीज, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड प्रेयर, और क्लीनिंग योर नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव थॉट्स, तो ये मेंटल हाइजीन आपका बना रहेगा। और ये डेली बेसिस पे करना है, और अपने बारे में अच्छा सोचना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब श्वेता, थैंक यू मैम। या थैंक यू वेरी मच मैम। एक क्वेश्चन मेरा श्वेता मैम से भी है। मैम, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फैमिली का टाइम काफी मिल रहा है, हम एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम लोग भी दोनों वर्किंग है, मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग है। अभी बच्चों को आदत हो गई हमारे एक्सपोजर की, मतलब ओवर एक्सपोजर की। अभी जैसे हम लोग वर्किंग के लिए जा रहे हैं दोनों, तो वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि हाउ कम यू आर गोइंग टू वर्क। तो ओवर एक्सपोजर जो उनको मिल गया हमारा, जिसकी उनको आदत नहीं थी, अब दे आर यूज्ड टू इट, तो हाउ टू कोप विथ इट? सॉरी, आपका नाम मुझे बताइए। अभय जी? या डॉक्टर अभय मैम। या हाँ, डॉक्टर अभय, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम हमारे बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जितनी जल्दी बच्चों ने हमें घर में उनके एनवायरनमेंट में 24/7 एक्सेप्ट कर लिया, उतनी ही जल्दी वो आपको जाने भी देंगे और इस न्यू चेंज वापस उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर मैं समझती हूँ कि आपकी क्या चिंता है कि कहीं उन्हें इसका कोई इमोशनल मैनिफेस्टेशन, उन्हें किसी चीज की तकलीफ, कोई ऐसी बात ना हो। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने बच्चों को आप अपने पास बिठाइए और उनसे बात करिए कि जब मम्मी पापा काम पे जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। इस चीज को भी जरूर एड्रेस करिए। उन्हें इस चीज का डर होगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं आप बीमार ना हो जाए। तो ये जो एंजाइटी है अभी बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जा रही है, उसके मैनिफेस्टेशंस बहुत हो रहे हैं। तो आप उन्हें डेफिनेटली प्रिपेयर करिए कि हम मम्मी और पापा काम पे जा रहे हैं, हम बहुत प्रिपेयर्ड जा रहे हैं, and we are safe, we are taking all the necessary precautions। और अगर आपको ये reassurance उन्हें रोज भी देनी पड़े
I would say please give it. क्योंकि जहाँ वो resilient होते हैं, जल्दी सीखते हैं, जल्दी adapt करते हैं, वो काफी sensitive भी होते हैं, उनकी imagination भी बहुत amazing होती है, तो वो अलग-अलग चीजें imagine करते हैं. तो मेरे हिसाब से इसका best solution ये है कि आप empathetic communication, open communication रखिए ताकि बच्चे आपसे कुछ भी पूछ पाए. I hope that answers your question. Thanks. रीटा मैम, एक क्वेश्चन आया है, we always tend to be in either past or future, then how to always be in present? हाँ, तो उसमें एक टेक्निक है माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट प्रॉब्लम्स कम बिकॉज कोई एक पास्ट की मेमोरी हम निकालते हैं और उसमें 2 घंटे लगा देते हैं और फिर हमको लगता है कि अरे समय बर्बाद हो गया. अच्छा, वो मेमोरीज तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि आपका सुपर कंप्यूटर जो माइंड है, जो आप कंप्यूटर के फाइल में डाल के वहां स्टोर कर देते हैं, वो स्टोर हो जाता है और उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं. तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है निकालना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए. अगर वो दुखदाई घटना है तो उसके बारे में किसी के साथ शेयर करके उसको रिजॉल्व करके फाइल को स्टोर कर देना चाहिए, आर्काइव कर देना चाहिए. राइट. और नहीं तो फिर आपको प्रेजेंट में रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट में काम, अक्सर मैंने देखा है कि लोग प्रेजेंट में रहते हैं जब उनका काम चालू रहता है. जब काम नहीं रहता है और आप फ्री हो जाते हैं, फिर पास्ट और फ्यूचर की चिंता चालू हो जाती है. तो मैंने इसलिए कहा था कि बिजी रहेंगे, बी एन एक्शन टेकर, बी अ डूअर. काम करिए, किर्त कर, कर्म कर, तो आप बिजी रहेंगे तो आपको बहुत सही चीजें आएंगी नहीं दिमाग में. खुश रहेंगे आप, बिजी रहेंगे. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है श्वेतांबरा मैम के लिए, हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शंस? What wonderful questions. I'm really enjoying this. Distractions को हम कई बार बहुत negatively देखते हैं. हमारा perception towards distractions is very negative. We don't realize that कई बार in distractions में से ही creativity पैदा होती है, नए thoughts आते हैं. तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जो स्टिग्मा है, जो हमारी नेगेटिव परसेप्शन है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसे हटाइए. डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव. डिस्ट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आई वुड लाइक टू गिव यू the concept, the foundation concept of a therapy that we use called CBT, जिसमें कि हम हमारे थॉट्स पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये हम पेशेंट्स को सिखाते हैं. और वो कैसे करें, दिस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. डिस्ट्रैक्शन मतलब मैं पास्ट के बारे में सोचने लग जाऊं या फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाऊं. हम 3 टाइम पीरियड्स में ही रहते हैं. वो डिस्ट्रैक्शन पास्ट या फ्यूचर के बारे में होगा. तो कई बार जैसे वो जरूरी होता है, काम का होता है, कि उसमें से क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी निकलती है. और कई बार वो हमारे प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं उसमें इंटरफियर करता है. अगर कोई ऐसी बात हो रही है कि हम हमारा जरूरी काम नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्शंस बार बार इंट्रूसिव हैं और इंटरफियर कर रहे हैं, देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. नाउ डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ थॉट. इस थॉट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहली चीज, आप इसके लिए आप इससे अवेयर होइए कि ये जो थॉट्स हैं ये कहाँ पैदा हो रहे हैं. कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये आपके अंदर ही पैदा हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपका कंट्रोल है. कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आप अवेयर हो जाएं कि मेरी थिंकिंग पास्ट में चली गई या मेरी थिंकिंग फ्यूचर में चली गई. आप एक जो टूल हम जो टूल यूज करते हैं उसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं. ये थॉट सेल्फ टॉक के जरिए ही होते हैं लार्जली. आप खुद से बोलिए कि मुझे उसके बारे में नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना है. मैं कल के बारे में नहीं, मैं अभी ये आज के बारे में, जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में सोचूंगा. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मैं अगर अभी आप सबसे कहूँ कि आप एक रेड जूसी एप्पल इमेजिन करिए. एक एप्पल फ्रूट जिसका जो जूसी है और रेड है और शाइनी है और फ्रेश है. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? यू कैन. द वे आवर माइंड वर्क्स कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपकी स्टिम्युलस आपके सामने हो और फिर ही आप उसे देख पाए.
distractions are like that. ऐसे कई thoughts, ऐसे कई templates हमारे mind में already है, जो जहां हमारे थॉट्स जा सकते हैं, वो पास्ट के हो सकते हैं और फ्यूचर के हो सकते हैं. इसका बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग इज टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक बाय सेल्फ टॉक. मुझे अभी रेड जूसी एप्पल के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अभी टिफिन के बारे में नहीं, होमवर्क के बारे में सोचना है, मुझे अभी लंच के बारे में नहीं, काम के बारे में सोचना है. एंड सेल्फ टॉक इज अ वेरी इफेक्टिव टूल in managing our distractions and our thoughts. Wonderful, ma'am. वैसे तो क्वेश्चंस काफी आते जा रहे हैं और we can keep going on, but एक लास्ट एक क्वेश्चन दोनों के लिए एड्रेस करेंगे हम लोग. एक श्वेतांबरा मैम के लिए अगेन एक क्वेश्चन है. I try to concentrate and meditate, but what happens is in the mind doesn't stop thinking and I give up after 5-7 days of trying. So what to do? That's absolutely normal. I think you and I have a similarity there. Meditation easy nahi hai. Just to interrupt, he's our rotractor Kunal Jaipuria. He's around 18 to 20 years of age. That's amazing. That's very nice to know that he's so young and he's practicing meditation. Please forgive yourself for not following through with meditation. Meditation आसान नहीं होता है. Meditation has been understood, has been spoken of, has been explained in multiple ways. तो मैं नहीं जानती कि आपके लिए meditation क्या है, आप किस way में meditate करते हैं. But there are two simple things that you need to use. One is breathing. Breathing basically reduces the hypoxia in your system, in your body, and it basically increases the amount of oxygen in your system. उससे body में multiple advantages होते हैं, both biological and psychological. तो आप breathing पे concentrate करिए. Second है modality, sensory modality. अगर आपका फोकस यहाँ वहाँ जा रहा है, सिर्फ ब्रीदिंग पे नहीं रह पा रहा है, आप विजुअल्स यूज कर सकते हैं, आप ऑडिटरी यूज कर सकते हैं, आप टैक्टाइल, ये जो मोडालिटीज हैं, विजुअल फॉर एग्जांपल, आप कोई जिस तरीके की आपको नेचर पसंद है, नेचर का कोई एलिमेंट पसंद है, पहाड़ पसंद है, झरने पसंद है, आप उस पे मेडिटेट करिए. ऑडिटरी पसंद है तो आप आंख बंद करके auditory sounds पे meditate करिए. Now those are modalities. So these are the methods. One is breathing and one is modalities. You can always use tactile, सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर आना. So the heat that you experience around your nostrils, those two are very effective ways of practicing meditation. Now your question was consistency. हमारी लाइफ में हमें कुछ भी अगर करना हो consistently, it needs two things, reminder and practice. So please understand, अपने लिए रिमाइंडर सेट करिए, भले ही फोन पे आप करना चाहें, एक छोटा सा पोस्टेट लगाना चाहें, अलार्म लगाना चाहें. It is not that it is a weakness कि आप externally dependent हैं अलार्म पर. I set a lot of alarms on a daily basis. तो एक रिमाइंडर आ जाता है, उससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को धीरे धीरे प्रोसेस करने लग जाएगा. न्यूरोप्लास्टी का यही रूल है, जहां आप एक ही चीज बार बार ओवर टाइम करेंगे, वो आपके लिए हैबिट बन जाएगी. सेकंड इज प्रैक्टिस. अगर आप आज एक ही आर्म को वर्कआउट करेंगे तो वो ही बाइसेप बनेगी, दूसरे को नहीं वर्कआउट करेंगे तो वो नहीं बनेगी. अगर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, उसको हैबिट बनाएंगे, तो आपके ब्रेन में वो जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो एक्टिव होंगे, वो डोमिनेंट होंगे, और वो एक ऑटोमेटिक आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगी. Maybe it is something that is new and you haven't practiced it consistently. So I would recommend reminders and practice. I have personally used it and it has worked magically. Thank you so much, ma'am. Last question for Rita, ma'am. Nowadays, students